अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बेटा हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस से। टॉपिक है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन सिंपली मींस रेप्लिकेशन प्रिपेयरिंग अ कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए की एक कॉपी बनाना, एक डीएनए जैसा दूसरा डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। सबसे पहली चीज बेटा कि डीएनए की रेप्लिकेशन की नीड कब होती है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी नीड की, यानी कि रेप्लिकेशन की जरूरत कब पेश आती है। डीएनए अपने जैसी एक कॉपी कब बनाता है? डीएनए अपनी कॉपी बनाता है ड्यूरिंग सेल साइकिल। जब सेल साइकिल चल रहा होता है, यानी कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो सेल साइकिल के दौरान एक फेज आ जाता है जिसका नाम है एस फेज। एस फेज में ग्रेड 9 में हमने पढ़ा था कि जो एस फेज है यहां पे क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। क्या होती है एस फेज में? क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, यानी कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है। तो जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है तो इट्स मींस कि उसमें डीएनए भी डुप्लीकेट हो रहा है। एक क्रोमोसोम जब दूसरे क्रोमोसोम बनाता है, अपने जैसा दूसरा क्रोमोसोम बनाता है, तो इट्स मींस कि उसमें डीएनए भी उस जैसा बनता है। तो आप क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन कहो या आप डीएनए की रेप्लिकेशन कहो, डुप्लीकेशन कहो या उसकी कॉपी बनना कहो, बात एक ही है। अच्छा बेटे, अब एस फेज के दौरान क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, तो डीएनए उससे पहले, डुप्लीकेशन से पहले क्या हो जाता है? रेप्लिकेट हो जाता है। रेप्लिकेट होगा तो दूसरा क्रोमोसोम बनेगा। अगर डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी तो क्रोमोसोम की कॉपी कैसी बन जाएगी? तो इसके लिए हमें सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसकी पोजीशन तो हम जानते हैं और हम इसका स्ट्रक्चर भी जानते हैं, जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं, एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स सपोज बेटा ये एक डीएनए है और इस डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रैंड में कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर अपने वाटसन और क्रिक मॉडल उसमें पढ़ा था लेक्चर में, जिसमें हमें डीएनए का मुकम्मल तौर पर स्ट्रक्चर पता चल गया था। तो डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन का फेज आता है तो सबसे पहले ये डीएनए खुद को क्या करता है? डीएनए खुद को अनवाइंड कर लेता है, अनकॉइल कर लेता है। इसकी अनकॉइलिंग जब होती है तो डीएनए एक स्ट्रेट, एक हेलिक्स की तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। लाइक अगर हम बात करें, सीढ़ी आपने देखी होगी, लकड़ी वाली कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम कह लेते हैं कि इसकी अनकॉइलिंग हो गई है। अब इसमें इसके कॉइल्स जो थे, बॉन्डिंग जो थी वो खत्म हो गई है, कॉइलिंग खत्म हो गई है, अनकॉइल हो गया। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट करता है किस फेज में होती है? एस फेज में होती है। अनकॉइल हो गया डीएनए। अनकॉइल होने के बाद जो डीएनए है, इसमें इसके जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो हमने देखा कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस के साथ अटैच होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे से ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। लाइक हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ इस तरह से, ये एक डीएनए है और इस एक डीएनए में इसके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो गए। लाइक अभी यहाँ पे बॉन्ड्स बाकी हैं, ये बॉन्ड्स नहीं ब्रेक हुए, बस इतने से ब्रेक हुए एक साइड से। जब यहाँ से बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो यहाँ पे मैं बेटा सीक्वेंस मेंशन कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन आ गया, साइटोसिन आ गया, थायमिन आ गया और फिर यहाँ पे साइटोसिन आ गया। इसी तरह थायमिन के साथ क्या चीज़ बाइंड होती है? एडेनिन के साथ थायमिन बाइंड होती है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थायमिन के साथ एडेनिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। ये था इसका सीक्वेंस जो कि सेपरेट हो गया, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। लाइक अ जिपर, जिस तरह से एक जिप खुलती है बैग की या किसी भी चीज़ की, हम जिप को ओपन करते हैं और उसमें उसके दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। सेम इसी तरह जब डीएनए की डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होनी है तो इसके दोनों स्ट्रैंड
कॉइल होने के बाद एक दूसरे से एक जिप की तरह सेपरेट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। अब इसके बाद क्या होता है कि हर न्यूक्लियोटाइड के सामने एक न्यू न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। क्या होना शुरू हो जाती है, यहां पे कुछ न्यू न्यूक्लियोटाइड आना शुरू हो जाते हैं। अब न्यू न्यूक्लियोटाइड कैसे आते हैं, कंप्लीमेंट्री आते हैं हमेशा। कैसे आते हैं, कंप्लीमेंट्री आते हैं। लाइक कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पे आके बाइंड होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और कुछ जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे। ये जो प्रीवियस स्टैंड होता है ये पेरेंटल स्टैंड है, ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करता है। यानी कि ये स्टैंड जो है ये कौन सा स्टैंड है, एक टेम्पलेट, और इन सिंपल यूज से कि ये एक मॉडल स्टैंड है, इसको देख के नया स्टैंड बनता है। बेटे ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस जैसा एक नया मार्कर बनाना चाहता हूँ, तो बगैर देखे तो नहीं बनेगा, पहले मुझे इसको अच्छी तरह देखना पड़ेगा, इस पर क्या लिखा हुआ है, ये कैसे कैसे बना हुआ है, तो सारा स्ट्रक्चर देख के इस जैसा मैं एक नया मार्कर बना डालूंगा। ऐसा ही बेशक मैं नहीं बना सकता। न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो टेम्पलेट स्टैंड को देख के बनते हैं, उसके जैसा नया स्टैंड बन जाता है। तो इस तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है इसमें एक जो है वो ओरिजिनल पेरेंटल स्टैंड होता है, लाइक दिस, ये एक ओरिजिनल पेरेंटल स्टैंड है, और इसके सामने एक जो था वो न्यू स्टैंड बन गया, एक डीएनए बन गया। सेम इसी तरह बेटे एक जो था पेरेंटल स्टैंड ये वाला था, और इस पेरेंटल स्टैंड के सामने भी एक न्यू स्टैंड बन गया। जैसे जैसे ये नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं इनकी बाइंडिंग होती जाती है, और दोनों का जो सीक्वेंस है वो अपने पेरेंटल डीएनए जैसा ही होता है। और इस तरह से कहते हैं कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी बन गया, और ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, जिसमें एक डीएनए की कॉपी बन गई। डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है तो फिर साथ ही इसके हम जानते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, वो भी डुप्लीकेट हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, जो कि एस फेज में काम कंप्लीट हो जाता है। ऐसा ही ये था बेटा यहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। और डीएनए जब रेप्लिकेशन हो जाती है तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। जी बेटा, तो जब हमें ये पता चल गया कि डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, डीएनए जो है वो अपने पे जीन्स रखता है, और जीन्स जो है वो हमारे ट्रेट बनाती हैं, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो है हमारा हाउ डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। एक क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो किस तरह से काम करता है। डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, एक क्रोमोसोम का डीएनए कैसे काम करता है। तो डीएनए कैसे काम करता है, जरा इसके लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर से जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल कर लेते हैं पहले। लाइक हम जानते हैं कि एक डीएनए है, और उस डीएनए में क्या चीज प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है, और ये जीन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये जीन्स हमारे ट्रेड्स बनाती है, कैरेक्टर्स को बिल्ड करती है। ऐसा ही अच्छा जी, तो इसमें अब डीएनए कैसे काम करेगा, इसका वर्क कैसे होगा, ये हमारे ट्रेड को सिंपली मीन डीएनए ट्रेड कैसे बनाएगा, एक कैरेक्टर कैसे बनाएगा। कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, हाइट कैसे बनती है, आई कलर कैसे जनरेट होगा, हेयर कलर कैसे जनरेट होगा, या स्किन कलर जो है ये कैसे जनरेट होगा, तो इसके लिए हमारा डीएनए कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले थिंक सिंपल, जो डीएनए है ये खुद को कन्वर्ट करता है किस चीज में, आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है अपनी इंफॉर्मेशन को, आरएनए में। चूंकि डीएनए के पास हमारी इनहेरिटेबल इंफॉर्मेशन होती है, हमारी इनहेरिटेंस डीएनए के पास है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास है, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में। और ये आरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेके चला जाता है किस चीज के पास, राइबोसोम्स के पास। प्रीवियस ग्रेड में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है राइबोसोम का। ये डीएनए इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है, आरएनए इंफॉर्मेशन को लेके किसके पास चला जाता है, राइबोसोम के पास चला जाता है, और राइबोसोम उस इंस्ट्रक्शन के
अकॉर्डिंगली क्या सिंथेसाइज करवा देता है? प्रोटीन। हम जानते हैं कि राइबोसोम का फंक्शन डीएनए की सिंथेसिस है। ये जो प्रोटीन राइबोसोम ने प्रिपेयर कर दी, ये क्या करेगी? हमारे ट्रेड्स को बिल्ड करेगी, कैरेक्टर को बिल्ड करेगी, और इस तरह से हमारा जो डीएनए है वो वर्क करेगा, हमारे कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को बिल्ड करेगा। हर ट्रेड के लिए एक जीन होगी, हर जीन के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, और जो स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज होगी वो स्पेसिफिक प्रोटीन हमारा स्पेसिफिक किस्म का ट्रेड बना देगी। डन हो गया बेटे? अच्छा, तो सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनता है। तो जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। सिंपली हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? यू से द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए का डीएनए से बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो बेटे याद रखना, फिर डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? डीएनए जो है ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बनना क्या कहलाता है? शाबाश, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अच्छा, एक और डिफरेंस आ जाता है डीएनए और आरएनए में। कौन सा डिफरेंस आ जाता है? हम जानते हैं कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है उसमें एडेनिन आ जाती है, ग्वानिन आ जाती है, साइटोसिन आ जाती है और थायमिन आ जाती है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस आ जाती है वो एडेनिन आ जाती है, ग्वानिन आ जाती है, साइटोसिन आ जाती है और यूरासिल आ जाती है। इंस्टेड ऑफ थायमिन यहाँ पे क्या आ जाती है? यूरासिल आ जाती है। तो फिर एडेनिन हमेशा आरएनए में यूरासिल से बाइंड होती है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से समटाइम बाइंड हो जाती है। लेकिन हमने तो कहा कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो क्या होता है? कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि ये डीएनए जो आरएनए बनाता है ये एक लूप बना देता है, यानी कि इस तरह से ये एक डबल स्ट्रैंड हो जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम डबल स्ट्रैंडेड की भी बात करेंगे तो ये भी एक सिंगल स्ट्रैंड ही है, क्योंकि उसने लूप बनाया हुआ है। ये दो स्ट्रैंड तो नहीं है, ये देखिए एक ही स्ट्रैंड कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा था उसने फोल्ड कर लिया। लेकिन जब फोल्ड होता है तो इसमें कुछ बॉन्ड्स बन जाते हैं। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो यहाँ पे कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं इनके दरमियान में, जिसकी वजह से हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का नाम दे देते हैं। और प्रोसेस क्या कहलाता है जी? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर आरएनए की कोई इंफॉर्मेशन जाती है राइबोसोम की तरफ। आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन यानी कि जो आरएनए की इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट होकर किसमें कन्वर्ट हो रही है? प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही है। बेटे ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट होता है ट्रांसलेशन के दौरान किसके सीक्वेंस में? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में। ये ट्रांसलेशन है। एक्चुअल में ट्रांसलेशन हम लैंग्वेज की कर लेते हैं, लाइक इंग्लिश को ट्रांसलेट करना उर्दू में या उर्दू को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। हम लैंग्वेज को लैंग्वेज में ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा ही है। यहाँ पे भी हम एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में कन्वर्ट होता है और ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या बना देता है? प्रोटीन बना देता है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए चीज है वो याद रखना कि आरएनए, जो आरएनए है इसकी कुछ टाइप्स भी होती है। आरएनए की क्या? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसकी कुछ मेजर टाइप्स आ जाती हैं। इसमें बेटे हमारे पास सबसे पहली टाइप जो आ जाती है वो आ जाती है एमआरएनए। कौन सी आ जाती है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। सेकंड जो इसकी टाइप आ जाती है उसका नाम है बेटे आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और
tRNA ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इसमें ये जो हम वर्ड यूज करेंगे एम, आर और टी, ये हमेशा स्मॉल लेटर यूज करेंगे। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब उनका नाम खुद को कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके जाते हैं, लाइक डीएनए से मैसेज जनरेट होगा जो आरएनए के पास आएगा, या आरएनए मैसेज लेके राइबोसोम के पास जाएगा, मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के पास होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम के पास होता है। ये अमाइनो एसिड्स को पिक करता है और पिक करने के बाद अमाइनो एसिड्स को जोड़ना शुरू कर देता है। ट्रांसफर आरएनए ये ट्रांसफर करता है राइबोसोम्स अमाइनो एसिड्स को, हमारी बॉडी से सेल से पिक करता है अमाइनो एसिड्स को और ला के देता है राइबोसोम को। उसमें राइबोसोमल आरएनए होता है जो इनको जोड़ना शुरू कर देता है, और इस तरह से हमारे पास एक प्रोटीन बन जाती है जो हमारे ट्रेड्स को बिल्ड कर देती है, कैरेक्टर्स को बिल्ड कर देती है। और ये था फंक्शन हमारा बेटे क्रोमोसोम का, डीएनए का, जो कि क्रोमोसोम में मौजूद होता है। इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।